ओके, तो बिगिन करते हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके अंदर में इस बार काफ़ी कुछ जो है वो आप लोगों के सिलेबस में से एलिमिनेट हो गया, तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ है जो हम लोग को पढ़ना है इस बार। ठीक है, इस बार हम लोग को क्या क्या पढ़ना है मैं एक बार बता देता हूँ कि क्लास 10 के अंदर क्या क्या आपके सिलेबस में बचा हुआ है। एक तो हम लोग को पढ़ना है मीन, एक पढ़ना है हम लोग को मीडियन, और एक पढ़ना है हम लोग को मोड। ठीक है, बस ये तीन चीज पढ़ना है। इसके अलावा पहले के टाइम पे एक चीज और हुआ करता था, ओगेव या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि इस बार के लिए सिलेबस में से हटा दिया गया आप लोग को, ये वाला हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को सिर्फ चाहिए मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, तो इन तीनों को पढ़ने का स्टार्टिंग करते हैं। बिफोर मूविंग टू मीन हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीज तो वैसे तो आप लोगों को पता होगा पहले से, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ सच दैट कि आगे पढ़ते समय कोई समस्या आप लोग को अराइज नहीं हो। ठीक है, सबसे पहला चीज जो आप लोग को समझ में आना चाहिए वो है टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, ऐसा कैसा डेटा हम लोग एनकाउंटर कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार का डेटा होता है। पहला पॉसिबिलिटी है नंबर 1, अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, एक डेटा लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप का डेटा होता है जिसके अंदर में दो कॉलम होता है। दो कॉलम होता है जिसमें से एक कॉलम के अंदर में आपको दिखेगा वेरिएबल और दूसरे कॉलम में आपको दिखेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेरिएबल सपोज करो कि हम लोग एज ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या सपोज करो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली देख रहे हैं। ठीक है, तो 0 चिल्ड्रन वाला सपोज करो कि 10 फैमिली है, 1 चाइल्ड वाला मान लो कि 5 फैमिली है, 2 चाइल्ड वाला सपोज करो कि 3 फैमिली है। ठीक है, और टोटल इन्वेस्टिगेशन मान लो कि हम लोगों ने 18 फैमिली का किया था। तो इस टाइप का एक डेटा होता है जिसमें एक कॉलम में वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ होता है, वेरिएबल जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, और दूसरे कॉलम में उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होता है। इसको हम लोग कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। इसका ग्रुप नहीं बनाया गया है, इसको डिस्क्रीट वे में डायरेक्टली लिखा गया है। और इस टाइप का जो टेबल आता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो ये वाला चीज आप लोगों को ध्यान आ रहा है, जैसे कि क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। रिस्पॉन्ड करो एक बार, आया ना? ओके, 2 नंबर पे बेटा आता है नेक्स्ट डेटा का टाइप जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा ऐसा होता है देखो कि इसके अंदर में भी एक टेबल आएगा, लेकिन इस बार खास बात क्या है कि जो टेबल आएगा उस टेबल में दो कॉलम होगा। एक कॉलम में होगा आपके पास में क्लास इंटरवल, और दूसरे कॉलम में होगा आपके पास में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस बार सपोज करो कि हम लोग एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके अंदर में सपोज करो कि 0 से लेके 5 ईयर्स तक का आपके पास में मान लो कि 10 स्टूडेंट हैं। फिर मान लो कि 5 से लेके 10 ईयर्स तक का 12 स्टूडेंट्स हैं। फिर मान लो कि 10 से लेके 15 ईयर्स तक का 20 स्टूडेंट्स हैं, एंड सो। और सपोज करो कि इस केस में जो सेकंड कॉलम है इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और मान लो कि हम लोग टोटल 42 स्टूडेंट्स का ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये कंप्लीट टेबल। इसको बोला जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी
डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो इस टाइप का टेबल आप लोगों का देखा हुआ है नहीं देखा हुआ, रिस्पॉन्ड करो एक बार। देखा हुआ सर। ओके, इस टाइप के टेबल में भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है ये भी अपने आप में दो टाइप का होता है। ये चीज में मोस्ट प्रोबेबली मिला हुआ होगा आप लोग को। एक होता है इसके अंदर इंक्लूसिव फॉर्म, ठीक है, और एक होता है इसके अंदर में एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है। अब इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म का क्या मतलब है वो मैं बता देता हूँ। सपोज करो कि आप ये वाले टेबल को देखो जो मैंने अभी बना रखा है, ठीक है। इसके अंदर में मान लो कि मेरे पास में एक सेट ऑफ डेटा होता, ठीक है, जिस डेटा में बहुत सारा एंट्री होता, 42 एंट्री होता। अब उस डेटा के अंदर बेटा इमेजिन करो कि अगर कोई 5 साल का एग्जैक्टली बच्चा है तो उस 5 साल के बच्चे को हम लोग को ये पहले क्लास इंटरवल में इंक्लूड करना चाहिए या दूसरे क्लास इंटरवल में इंक्लूड करना चाहिए? दूसरे में। वैसे तो यहाँ पे 5 दोनों जगह दिखाई दे रहा है हम लोग, ठीक है, कि ऊपर वाले क्लास इंटरवल में भी 5 है और नीचे वाले क्लास इंटरवल में भी 5 है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि अगर इस तरीके से लिखा जाता है कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस केस में कोई भी क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता। इसमें लिखा हुआ तो है कि 0 से लेके 5, लेकिन इंक्लूड हम 0 से लेके 5 के पहले तक करेंगे, 5 को नहीं करेंगे। 5 को जो लेने का बात होगा तो वो दूसरे क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा, नीचे वाले में, ठीक है। और नीचे वाले जैसे 5 से 10 तक लिखा हुआ है तो 5 तो दूसरे वाले में जाएगा, लेकिन 10 वापस से जो है वो दूसरे वाले में नहीं जाएगा, वो तीसरे वाले में जाएगा। तो इस टाइप का जो टेबल होता है जिसमें 0 to 5, 5 to 10 लिखा हुआ होता है, उसमें पहला बात है कि अपर लिमिट जो है वो सारे क्लास इंटरवल का एक्सक्लूड किया हुआ होता है, ठीक है, वो वहां पर इंक्लूड नहीं किया हुआ होता। और इस टाइप के टेबल को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। ओके, इसके अलावा बेटा एक टेबल और पॉसिबल है। अगर इसी का मान लो कि मैं एक दूसरा फॉर्म बनाना चाहूँ तो मैं उसको ऐसे भी क्रिएट कर सकता हूँ। देखो ये एक टेबल होगा, उसके अंदर में वापस से क्लास इंटरवल होगा और फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे है CI और यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। CI में इस बार 0 to 5 ना लिख के ऐसा लिखा जाए 0 से 4, नेक्स्ट वाला 5 से 9, नेक्स्ट वाला 10 से मान लो कि 19, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो इस केस में आप देखो कि अब कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे 0 से लेके 4 तक ये लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ 5 से लेके 9। तो कोई बच्चा अगर 5 साल का है तो कंफर्म है कि उसको इसी में जाना है, इस बार तो कोई कंफ्यूजन हम लोग के माइंड में नहीं रहेगा। और अगर कोई 4 साल का है एग्जैक्टली तो उसको फर्स्ट वाले में ही जाना पड़ेगा, वो सेकंड वाले में नहीं जा सकता क्योंकि 4 एक ही जगह अवेलेबल है फर्स्ट वाले में। तो इस टाइप का जो टेबल होता है जिसमें एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से मैच नहीं होता है, यहाँ पे एक का 4 है अपर लिमिट और उसके बाद वाले का जो लोअर लिमिट है वो है 5, मैच नहीं हो रहा है ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो इस टाइप के टेबल को बोला जाता है इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या इंक्लूसिव फॉर्म समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। तो ये चीज बेटा थोड़ा याद रखना कि ये है ग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा के अंदर में ये हो गया एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है, और ये हो गया इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ टेबल। और एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें पहले कॉलम में क्लास इंटरवल नहीं होता, उसके जगह पे सिंपली वेरिएबल होता है और दूसरे कॉलम में उन सारे वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आई बिलीव कि आप लोग को पता ही होगा कि वो वेरिएबल कितने बार डेटा में रिपीट हो रहा है, इसी चीज को फ्रीक्वेंसी बताता है। मतलब जैसे ये वाला डेटा है तो ये डेटा कितने स्टूडेंट्स मतलब कितने फैमिलीज का होगा। अगर मैं सोचूं कि ये फैमिलीज का इन्वेस्टिगेशन है कि एक फैमिली में कितना चिल्ड्रन है, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें टोटल इन्वेस्टिगेशन मान लो कि हम 18 फैमिली का कर रहे हैं और इसमें 0 का फ्रीक्वेंसी 10 होने का मतलब है कि जो 18 फैमिली को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया होगा उसमें से 10 फैमिली ऐसा होगा जिसके पास में 0 चाइल्ड होगा। ये बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर।
यहाँ पे बेटा 5 का क्या सिग्निफिकेंस है, आप लोग में से कोई बता सकते हो कि ये 1 के करस्पॉन्डिंग जो 5 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होगा? 5 फैमिलीज का एक चाइल्ड है। एक चाइल्ड है, परफेक्ट। और ये 2 के करस्पॉन्डिंग जो 3 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होगा? 3 फैमिलीज का 2 चाइल्ड। हाँ, 3 ऐसा फैमिली है जिसके पास में 2 चाइल्ड है, ठीक है। उसके बाद में जैसे अगर हम लोग इस टेबल को थोड़ा इंटरप्रेट करने का और समझने का ट्राई करें, तो यहाँ पे सपोज करो कि एज ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। तो 0 से लेके 5 का यदि फ्रीक्वेंसी बेटा 10 लिखा हुआ है तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा? 0 to 5 years का एज का 10 बच्चा है। 10 बच्चा है, परफेक्ट। 5 to 10 के करस्पॉन्डिंग अगर 12 लिखा हुआ है इससे क्या मीनिंग होगा? 5 to 10 के एज का 12 बच्चा है। 12 बच्चा है। मतलब फ्रीक्वेंसी का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, या नहीं समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, आया ना? हाँ सर। आगे सर। ओके, ऑलराइट। उसके बाद बेटा और भी कुछ कुछ टर्म्स हैं जो पहले से आप लोग को मिला हुआ है, फिर भी मैं एक बार ब्रशअप कर देता हूँ, ठीक है। हेडिंग लिखता हूँ इसमें, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स में देखो, सबसे पहला है अपर लिमिट, एंड लोअर लिमिट, ठीक है, ऑफ अ क्लास इंटरवल, ठीक है। इसके अंदर में देखो, अगर कोई भी क्लास इंटरवल है, लेट A to B be the क्लास इंटरवल, ठीक है। इसके अंदर में बेटा A को बोला जाता है लोअर लिमिट और B को बोला जाता है अपर लिमिट। ये चीज पता है आप लोग को? नहीं पता है? रिस्पॉन्ड करो एक बार। पता है सर। ओके। उसके बाद में बेटा सेकेंड पॉइंट जो आप लोग को पता होना चाहिए वो है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, और इसको कई बार क्लास मार्क भी बोलते हैं, क्लास मार्क, ठीक है। ये क्या होता है देखो, ये होता है लेट A to B be the class interval Ci, then the corresponding class mark is A plus B by 2। ज्यादा जनरल वे में बोलें तो मैं ऐसा बोलूंगा कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके। इसको जनरली बेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x1 x2 x3 डॉट 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 xi, ठीक है। x1 का मतलब हो गया कि जो आपके टेबल का पहला क्लास इंटरवल होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको मिड वैल्यू या क्लास मार्क मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे x1। दूसरे क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू या क्लास मार्क वो होगा उसको हम बोलेंगे x2। तीसरे क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू या क्लास मार्क होगा उसको हम बोलेंगे x3, और ऐसे कर करके ith क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू या क्लास मार्क होगा उसको हम लोग बोलेंगे xi। यहाँ तक बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ये चीज भी पता था आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके। थर्ड चीज बेटा जो पढ़ना है हम लोग को, जो पता होना चाहिए हम लोग को,
वो है क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये अलग है थोड़ा। इन केस ऑफ exclusive form of grouped frequency distribution table, the class size is upper limit minus lower limit। ठीक है, इसको थोड़ा देखो, इसमें मैंने क्या लिखा है। इसमें मैंने बोला है कि इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है, मैंने इंक्लूसिव फॉर्म का बात नहीं किया। हाँ, इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, द क्लास साइज इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पर इस टेबल के बारे में बात करें और मैं अगर आपसे पूछूं कि पहले क्लास इंटरवल का क्लास साइज कितना होगा, तो क्या रिस्पॉन्स होगा? 5। दूसरे वाले का 5। थर्ड वाले का 5। वेरी गुड। इस वाले में बेटा फर्स्ट क्लास इंटरवल का So not possible. नॉट पॉसिबल बेटा, 4 नहीं। देखो, मैंने जो आपको डेफिनेशन अभी लिखवाया वो मैंने उसमें क्लियरली मेंशन करा है कि वो किसके लिए एप्लीकेबल है, एक्सक्लूसिव फॉर्म के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा वाला टेबल हम यहाँ पे देख रहे हैं वो टेबल कौन सा है, इंक्लूसिव फॉर्म। तो वो वाला अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर में नहीं लगेगा। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। फिर आप लोग को क्लास 9 से एक चीज और भी याद होगा कि इस टाइप का अगर इंक्लूसिव फॉर्म का टेबल होता है तो देयर इज अ टेक्निक, जैसे हम लोग इसको भी एक्सक्लूसिव फॉर्म का बना सकते हैं। वो याद है कि 0.5 ऐड करते थे और फिर 0.5 सब्ट्रैक्ट करते थे। हाँ सर। याद आ रहा है? तो वो 0.5 ऐड सब्ट्रैक्ट कर करके पहले आपको इसको बनाना पड़ेगा एक्सक्लूसिव फॉर्म, और एक्सक्लूसिव फॉर्म बनाने के बाद में आप ये वाला लॉजिक अप्लाई कर सकते हो कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या ये चीज क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इस वाले बात पे मैं ज्यादा स्ट्रेस अभी नहीं दूंगा। ठीक है, ये जब क्वेश्चन वगैरह आएगा उस टाइप का तब हम लोग बात कर लेंगे उस पर। लेकिन ये याद रखना कि क्लास साइज जो है वो निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल your grouped frequency distribution table must be of exclusive form, and after that you can apply the formula upper limit minus lower limit in case of any class interval. But if your table is of the form inclusive, ये inclusive form का अगर आपका टेबल है तो उस केस में आप ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का लॉजिक जो है वो नहीं लगा सकते। कि ये वाला बात क्लियर हो? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब बेटा नेक्स्ट हम लोग समझते हैं चौथे नंबर पे बहुत ही खास टर्म जो बार बार यूज में आएगा आप लोगों के। फोर्थ पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समेशन। ठीक है, इसको 3-4 नामों से बुलाया जाता है। इसको हम लोग समेशन भी बोलते हैं, कई बार इसको सिग्मा भी बोलते हैं, और भी 2-3 नाम है, बट आप लोग के लेवल पे यही 2 नाम इंपॉर्टेंट है। एक है समेशन और दूसरा है सिग्मा। ठीक है, अब कई बार आप मतलब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते समय आप देखोगे ऐसा हुआ लिखा हुआ रहेगा समेशन एफ आई। ये सपोज करो कि समेशन एक्स आई। इसको आप समेशन एफ आई भी पढ़ सकते हो या सिग्मा एफ आई भी पढ़ सकते हो। इसको आप समेशन एक्स आई भी पढ़ सकते हो या समेशन या सिग्मा एक्स आई भी पढ़ सकते हो। क्या ये पढ़ने का तरीका समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। Yes, sir.
ओके, और सिग्मा एफ आई का या समीशन एफ आई का मतलब क्या होगा, देखना ध्यान से। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 अप टू लास्ट गिवन एंट्री। इसका क्या मतलब है, देखो जैसे सपोज करो कि मैं ऊपर वाले टेबल का अगर एग्जांपल लूं, मान लो कि इस वाले टेबल का एग्जांपल लो इसका, ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी के कॉलम में कितना एंट्री है बताओ मेरे को। 18। 18। मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी के कॉलम में एंट्री का बात करूं बेटा, तो मैं कहूंगा कि 3 एंट्री है, ठीक है। अब 3 एंट्री है, इसमें पहला एंट्री क्या है आप लोग बताओ, 10, ठीक है। और सिंस ये पहला एंट्री है तो इसको बोला जाएगा F1, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूँ, इसको बोला जाएगा F1। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है सर। ओके, फिर सपोज करो कि सेकेंड एंट्री है, तो सेकेंड एंट्री को क्या बोला जाएगा, F2। ये आया समझ, रिस्पॉन्ड करो, आया ना? हाँ सर। ओके, फिर ये थर्ड एंट्री है, इसको बोला जाएगा F3। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। आगे सर। ओके, अब बेटा ध्यान से सुनना, इस वाले टेबल से रिलेटेड अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड करो सिग्मा एफ आई, तो आप बोलोगे इसका मतलब होगा यहाँ पर F1 प्लस F2 प्लस F3। और सिंस यहाँ पे 3 ही एंट्री है, तो थर्ड एंट्री पे जाके आप रुक जाओ। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, यहाँ पे तो इसमें भी मैंने 3 ही एंट्री लिया है। सपोज करो कि मैं इसमें थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ, मान लो कि एक और क्लास इंटरवल ले लेते हैं 15 से लेके सपोज करो 20 तक का, और उसमें मान लो कि 5 और स्टूडेंट हम लोग एंटर कर देते हैं। तो अब अगर सेकेंड वाले टेबल के लिए मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे को समेशन एफ आई का क्या मतलब होगा, इसका मतलब आप क्या सोचोगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 और प्लस F4, क्योंकि 4 ही एंट्री है इसके अंदर। तो F4 पे जाके आप क्या करोगे, रुक जाओगे। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? तो समेशन एफ आई का मीनिंग क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ऐसे ही एक कॉमन लैंग्वेज में क्या मैं समेशन एफ आई का मीनिंग ऐसा सोचूं कि सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन अ, या इन द कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी कॉलम। रिस्पॉन्ड करो स्टूडेंट्स, ये बात आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? आगे सर। ओके, सिमिलरली बेटा xi का मतलब होगा, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू लास्ट एंट्री इन मिड वैल्यू कॉलम। मिड वैल्यू कॉलम, क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ये इसको भी ऐसा भी सोच सकते हैं हम लोग कि सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन मिड वैल्यू कॉलम। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर। तो इसके बाद बेटा देख लो, एक बार मैं और सारा चीज दिखा देता हूँ कि मैंने पुराना जो पहले से आप लोगों का पढ़ा हुआ है उसमें से मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, ठीक है। टाइप ऑफ डेटा बताया मैंने 2 ठो। एक मैंने बताया कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो सकता है, दूसरा मैंने बोला कि ग्रुप्ड डेटा पॉसिबल है, ठीक है। ग्रुप डेटा में 2 अलग अलग फॉर्म है, एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म। फिर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर में अपर लिमिट, लोअर लिमिट। फिर मैंने बोला कि मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क। फिर मैंने बोला कि क्लास साइज क्या होता है। फिर मैंने समझाया आपको कि सिग्मा का अंडरस्टैंडिंग क्या है, सिग्मा सिंबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर कि क्लास 10 के अंदर में
ट्रूली स्पीकिंग तो ये वाला जो टेबल होता है ना, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये वाला टेबल, ठीक है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस टेबल का मीन मीडियन मोड ये जो भी कुछ है वो सारा का सारा चीज आप लोगों को क्लास 9 के अंदर में पढ़ा दिया गया है। रिस्पॉन्ड करूं, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सर। 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 तो क्लास 10 के सिलेबस में मेनली हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको मिले, इस टाइप का टेबल अगर हमको मिले, तो इस टाइप के टेबल का हम लोग मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज हम लोग को पढ़ना है। क्लास 10 में क्या पढ़ना है हम लोग को, वो बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। क्या पढ़ना है एक बार मेरे को थोड़ा सोच के बताओ। सर ग्रुप डेटा का मीन मीडियन और मोड। मीन मीडियन और मोड एकदम मतलब दिमाग में क्लियर रखना आप लोग, हाँ, कि क्या पढ़ना है हम लोग को, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो क्लियर नहीं रहने से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि इन क्लास 10 वी आर ट्राइंग टू स्टडी मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये ग्रुप्ड डेटा, ठीक है, ये चीज हम लोग को पढ़ना है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हम लोग को क्लास 10 के अंदर में पढ़ना है मीन, मीडियन और मोड। तो ये वाला बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। ओके, तो हम लोग बेटा बिगिन करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मीन के बारे में देखते हैं। पहला चीज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा मीन, ठीक है। मीन के अंदर में देखो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन के साथ ही आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या करना है, इसमें नहीं करना है, ठीक है। So the question is, find the mean of the following grouped frequency distribution, ठीक है। एक मैं टेबल यहाँ बना देता हूँ। टेबल के अंदर में ऐसा सोचो कि जो अपर एंट्री होगा वो सपोज करो कि है आप लोग के लिए CI, क्लास इंटरवल, और उसके करस्पॉन्डिंग ये आप लोग को दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका एंट्री में भर देता हूँ। CI के अंदर में अपने पास में इमेजिन करो ऐसा दिया हुआ 0 से लेके 20, फिर 20 से लेके 40, फिर 40 से लेके 60, फिर 60 से लेके 80, और लास्टली 80 से लेके 100, ठीक है। और इमेजिन करो कि इनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज हम लोग को दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज है 15, 18, 21, 29 और 17, ठीक है, ये दिया हुआ। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो देखो आप, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो टेबल दिया हुआ है, डू यू फील इट इज अ काइंड ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। इसका हम लोग को पढ़ना है बेटा मीन, ठीक है। वैसे तो पहले के टाइम पे आप लोग के सिलेबस में मीन निकालने का, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 3 तरीका होता था, ठीक है। 3 तरीके का नाम मैं बताता हूँ कि क्या क्या तरीका था। पहला तरीका था मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड, ये हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में, डायरेक्ट मेथड। दूसरा तरीका था आप लोग के सिलेबस में एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है।
और थर्ड तरीका था स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीसरा तरीका था। ठीक है, इस साल के लिए स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो सिलेबस में से एलिमिनेट हो गया। तो ये मेथड हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो हम लोग को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने का दो मेथड पढ़ना है। एक पढ़ना है हम लोग को डायरेक्ट मेथड, और एक हम लोग को पढ़ना है एज्यूम्ड मीन मेथड। रिस्पॉन्ड करो, क्या ये दोनों नाम क्लियर हुआ आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो हम लोग बिगिन करते हैं इसको, सुनना ध्यान से। सॉल्यूशन सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले मैं उस टेबल को यहाँ पर ले लेता हूँ। सर उसमें वो जो सी चलो देखो, ये है हम लोग का टेबल। अब बिगिन करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर में इनिशियली वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड 1, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में देखो क्या करना होता है, मैं साइड में यहाँ पर नोट डाल के मेथड थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। नोट में देखो, पहला काम है आप लोग को प्रिपेयर a 4 column table having, ध्यान से सुनना, क्लास इंटरवल कॉमा, थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूँ आप लोग के लिए, हैविंग क्लास इंटरवल कॉमा फ्रीक्वेंसी कॉमा मिड वैल्यू कॉमा फ्रीक्वेंसी इनटू मिड वैल्यू। देखो ये 4 कॉलम है, हाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। और अगर और ज्यादा एक्यूरेटली बात करें तो याद रखना कि ये होगा आप लोग का कॉलम नंबर 1, ये होगा आप लोग का कॉलम नंबर 2, ये होगा कॉलम नंबर 3 और ये होगा आप लोग का कॉलम नंबर 4। ऐसा 4 कॉलम का टेबल पहले प्रिपेयर करना है आप लोग को। बोलो, बात आया समझ, नहीं आया समझ? आगे। ओके, उसके बाद में बेटा 2 नंबर पे ध्यान से सुनना, अप्लाई द फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मीन ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ एक्स बार, ये इसका सिंबल है, हाँ एक्स बार। ये सिंबल तो पहले मिला हुआ होगा आप लोग को, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, मीन इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से देखना, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई, ये फॉर्मूला है। अब मैंने इन सारे फॉर्मूलाज का मीनिंग तो आपको बताया ही था, ठीक है, कि समीशन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एफ आई इंटू एक्स आई है और इस पे समीशन लगाया हुआ है, इसका मतलब होगा ये जो 4th कॉलम होगा ना हम लोग का, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू वाला कॉलम, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का जनरल सिंबल क्या होता है, एफ आई, और मिड वैल्यू का जनरल सिंबल क्या होता है, एक्स आई। तो ये होगा अपना एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम, और समीशन एफ आई एक्स आई का मतलब होगा कॉलम नंबर 4 का जितना भी एंट्री होगा उसका सम टोटल। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ। और क्या आप लोग बता सकते हो कि समीशन एफ आई का क्या मतलब होगा? फ्रीक्वेंसी। sum of frequency हाँ, सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम, यानी कि कॉलम 3 का सारा
एंट्रीज का सम टोटल। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। ओके, और बस उसके बाद में इनको डिवाइड कर लेंगे हम, और सॉल्व करके जो भी आएगा उसको हम लोग आंसर मान लेंगे। ठीक है, तो ये था बेटा फर्स्ट मेथड को अप्लाई करने का प्रॉपर तरीका। ठीक है, कि कैसे वो अप्लाई होता है। अब इसी वाले मेथड को थोड़ा सा हम लोग अप्लाई करने का भी ट्राई करते हैं और इस कॉलम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो कितने कॉलम का हम लोग को वो चाहिए, या एक काम करूं मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लूं। ठीक है, ऊपर मैंने मेथड एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ पे प्रॉपर अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन सुनो। सबसे पहले अब आप लोग बताओ बिना देखे कि कितने कॉलम का टेबल चाहिए हम लोग को? 4 4 कॉलम। वेरी गुड। चलो, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम बेटा क्या चीज का होगा? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। वेरी गुड, मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्लास इंटरवल सी। सेकेंड कॉलम मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी। मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क भी बोल सकते हो। ठीक है, मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क, जो भी बोलो। सर फ्रीक्वेंसी। थर्ड हाँ सर, फ्रीक्वेंसी आएगा पहले। बेटा, फ्रीक्वेंसी थर्ड कॉलम बोला था मैंने, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। ठीक है, देखो यहाँ पर याद आया? सर मिड वैल्यू के बाद में बेटा यहाँ पर हो जाएगा आपके थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी, और लास्ट कॉलम में होगा आपके लिए एफ आई इंटू एक्स आई। ये इतना एफ आई इंटू एक्स आई नहीं लिखने से भी होगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पर एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। मिड वैल्यू वाले कॉलम में जो भी हमारा एंट्री होगा उसको माना जाएगा एक्स आई, ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ एक्स आई, और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो भी हमारा एंट्री होगा उसको माना जाएगा एफ आई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। सर अब ये ऊपर वाले टेबल को देख के बेटा आप लोग बताओ कि क्लास इंटरवल वाले कॉलम में पहला एंट्री क्या होना चाहिए? 0 to 20। 0 to 20। 0 टू 20। परफेक्ट। नेक्स्ट वाला 20 20 to 40। नेक्स्ट वाला 40 to 60। 40 to 60। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला 60 to 80। 60 to 80। 60 to 80, और लास्ट वाला 80 to 100। 80 to 100। ठीक है, मिड वैल्यू वाले कॉलम का अगर बेटा बात करें तो आपको याद ही होगा कि मिड वैल्यू क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या ये बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा फिर? 10। 10। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा? 30। 30। वेरी गुड। अच्छा, इसमें देखो मैं एक बात बताता हूँ, पहले भर लेते हैं फिर बताता हूँ। 30, उसके बाद बताओ 50। 50। परफेक्ट। नेक्स्ट 70। 70, और लास्ट 90। ओके। अब इसमें देखो क्या है, 2 तरीका है मिड वैल्यू को फर्दर कैलकुलेट करने का। फर्स्ट वाला तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, कोई टेंशन वाला बात नहीं। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री होगा ना, यहाँ सेकेंड एंट्री को कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। या तो आप सेकेंड वाले पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 लगा लो, या फिर आप देखो कि अगर यूनिफॉर्म क्लास साइज है पूरा का पूरा सबका, ठीक है, तो जो भी क्लास साइज है उसको आप बार बार इसमें ऐड करते रहो, तो भी आपको सारा का सारा मिड वैल्यू या क्लास मार्क मिल जाएगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। सर मतलब ये 30 अपन 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कि 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 60 बाई 2 यानी कि 30, और दूसरा कि सिंस आई कैन सी कि सारा क्लास साइज जो है वो 20 यूनिट्स का है, तो मैं 10 में अगर 20 ऐड करता हूँ तो भी मेरे को ये 30 मिल जाएगा। तो दोनों तरीके को याद रखना, जो आपको कन्वीनियंट लगे सोचने के लिए उस तरीके से सोच लेना। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट बेटा फ्रीक्वेंसी देखो। हाँ
सर तो फिर वो खाली एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही होगा ना, लाइक? हाँ, इंक्लूसिव फॉर्म में नहीं होगा। इंक्लूसिव फॉर्म में बेटा हमेशा हम लोग यही करेंगे कि इंक्लूसिव फॉर्म का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके सर। ठीक है, डायरेक्टली उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे हम। ठीक है सर। चलो, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का एंट्रीज बताओ आप लोग। पहला एंट्री क्या होना चाहिए? 15, दूसरा एंट्री 18, 18, परफेक्ट। नेक्स्ट एंट्री 21, 21, बाद वाला एंट्री, 29, उसके बाद वाला एंट्री 17। 17, परफेक्ट। ठीक है, अब देखना ध्यान से, एफ आई एक्स आई जो फोर्थ कॉलम है हम लोग का, उसका एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री 15 into 10. 15 to 10 and which will 150. be equal to 150। ठीक है, तो इसका पहला एंट्री हो जाएगा 150। ये बात सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। सेकंड एंट्री क्या होना चाहिए बताओ? 460. 540। 540। नेक्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए? 1050। 1050. 1050, 1050। नेक्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए? 2030. 2030, परफेक्ट। और लास्ट एंट्री क्या होना चाहिए? 1530। 1530. ये बात समझ, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। अब फॉर्मूला बेटा आप रिकॉल करो कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ये चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हम लोग क्या है कि देखो जनरली क्या करते हैं कि जैसे टेबल बनाया गया, ठीक है, टेबल को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। टेबल प्रिपेयर करने के बाद में जिस जिस कॉलम का हम लोग को सम टोटल चाहिए, हम क्या करते हैं कि उस कॉलम के नीचे ही उस सम टोटल को लिख देते हैं। जैसे हमको एफ आई वाले कॉलम का सम टोटल चाहिए होगा कैलकुलेट करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समेशन एफ आई इज इक्वल टू, अब इस कॉलम का जो टोटल होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। इसको टोटल करोगे तो ये आएगा 100। ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। और हमको किसका सम टोटल चाहिए बेटा? लास्ट वाले कॉलम का। तो इसमें हम लिखेंगे समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, अब इसका सम टोटल करोगे तो वो आएगा 53, एक सेकेंड आप, हाँ 5300। देखो ये बात आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। और उसके बाद में जब हम लोग के पास में ये दोनों वैल्यू रहेगा तो इसके बाद में तो ज़्यादा काम नहीं है। इसके बाद में हम बोलेंगे कि देयरफॉर मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ये फॉर्मूला वहाँ पे लिखना, क्योंकि ये लिखने का भी मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो इसको मिस मत करना, इसको लिखना ध्यान से वहाँ पर। दिस इज इक्वल टू बेटा एफ आई एक्स आई का टोटल वैल्यू कितना है? 5300। और एफ आई का वैल्यू कितना है? 100। तो 0 0 सारा कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 53। तो देयरफॉर द फाइनल वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू 53। रिस्पॉन्ड करो, क्या ये डायरेक्ट मेथड समझ में आया आप लोग को या नहीं समझ में आया? हाँ सर। तो बहुत ही सिंपल है बेटा। मतलब क्या है कि 4 कॉलम का टेबल बनाना है। ऐसा टेबल होना चाहिए कि पहले आएगा क्लास इंटरवल, फिर आएगा मिड वैल्यू, फिर आएगा फ्रीक्वेंसी, और फिर आएगा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, और उसके बाद में बस 2 कॉलम का फ्रीक्वेंसी वाले का और एफ आई एक्स आई वाले का सम टोटल आप निकालो। और सम टोटल निकालने के बाद में मीन का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। ठीक है, और वैल्यूज वगैरह डाल के कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। जनरली कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। मतलब यहाँ तो मैंने जानबूझ के वैल्यूज ऐसा लिया एक बार में एकदम आराम से आंसर आ जाए और प्यारा सा आंसर आए, लेकिन कभी कभार ये कैलकुलेशन थोड़ा सा क्लमजी होता है। तो वहाँ पे फिर क्या है कि आपके डेसिमल वेसिमल भी आ जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सावधानी के साथ में कैलकुलेशन करना है। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, यहाँ पर सारा चीज़ तो वैसे लिखा हुआ ही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ मैं वापस से यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी अगर सवाल में ऐसा कुछ आता है कि टेबल जो है हमारा वो
इंक्लूसिव फॉर्म का होता है। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करें एक बार। Inclusive बनाए। यस, 0.5 ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसको पहले हम लोग इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाएंगे, और एक्सक्लूसिव बनाने के बाद तो फिर एग्जैक्टली सेम मेथड जो अभी इस पे अप्लाई किया वही मेथड आप उस पे अप्लाई कर सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। सर ओके, तो आज के क्लास को बेटा यहीं पे स्टॉप करेंगे। आज मैंने आप लोग को मेथड 1 डायरेक्ट मेथड जो है वो सिखा दिया। अगले क्लास में अज्यूम्ड मीन मेथड में सिखाऊंगा आप लोग को, और फर्दर फिर मीन और मोड के ऊपर में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए फिर इतना। सर एपी